मेरा नाम तेजस है। मेरी मुंबई में अपनी एक छोटी सी बेकरी थी। मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं था। मैं यहाँ मुंबई में नौकरी करने के लिए आया हुआ था। फिर भगवान ने मेरी किस्मत ही पलट दी कि मैंने यहीं पर अपनी एक छोटी सी बेकरी खोल ली थी। मेरी ज़िंदगी यहाँ पर अच्छी चल रही थी। मेरे माँ बाप तो मुझे दुनिया से छोड़कर जा चुके थे। मेरे कुछ रिश्तेदार थे जो मुंबई में ही रहते थे। मेरे रिश्तेदारों ने ही मुझे कुछ दिन अपने यहाँ पर रखा और मेरी एक छोटी सी नौकरी लगवा दी थी। मैंने दिन रात खूब मेहनत की, जिससे मेरी खूब तरक्की हुई थी। और फिर मैंने अपनी खुद की एक बेकरी खोल ली, जिसका मालिक सिर्फ मैं ही था। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छे से और सुकून से गुजर रही थी, क्योंकि अब कोई भी टेंशन नहीं थी। मेरी बेकरी में 10 लड़के काम किया करते थे। वो सब बेकरी का जो भी माल होता था, जैसे कि बिस्किट, पेस्ट्रीज, केक, डोनट, इस तरह की सारी चीज़ों को बनाकर वो तैयार करते थे और मैं उन लोगों पर नज़र रखता था। मेरी बेकरी छोटी ज़रूर थी, लेकिन यहाँ पर बने हुए सारे फूड आइटम बहुत ही टेस्टी थे और इसीलिए लोग दूर दूर से मेरी बेकरी में इन सभी चीज़ों को खाने के लिए आते थे। मैंने कुछ ही टाइम में बेकरी में रेस्टोरेंट की सुविधा भी कर दी थी। मुझे अपनी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा अच्छी लगने लगी थी, क्योंकि भगवान की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मेरी उम्र अब 28 साल की हो गई थी। मैं भी अब शादी करके अपना घर बसाना चाहता था, ताकि मेरा भी अपना परिवार हो और मैं उसे आगे बढ़ा सकूं। लेकिन अभी तक मैंने किसी भी लड़की को पसंद नहीं किया था और ना ही मेरा कहीं पर रिश्ता लगा था। फिर एक दिन मैं अपनी बेकरी के ऑफिस में बैठा हुआ था, जब मैंने एक लड़की को देखा। वो मुझे पहली नज़र में ही देखते ही बहुत पसंद आ गई थी। वो मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। वो मेरे सामने बैठी हुई थी और मैं उसकी तरफ बार बार देख रहा था और ये सोच रहा था कि आखिर ये इतना परेशान क्यों है और इसे क्या प्रॉब्लम है। अजीब सी बात थी ना, मेरा उस लड़की से ना कोई भी रिश्ता था और ना ही मेरी कोई जान पहचान थी, लेकिन मैंने उसकी परेशानी को महसूस कर लिया था। फिर वो बेचैन होकर और बड़े ही रिक्वेस्ट भरे अंदाज में मुझसे कहने लगी कि सर, मैं एक बहुत मजबूर लड़की हूँ। मुझे आपकी बेकरी के बारे में पता चला है, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। क्या आप मुझे नौकरी पर रख सकते हो? प्लीज़ आप इनकार मत करिएगा और मुझे नौकरी दे दीजिएगा। मैं बहुत दूर से यहाँ पर उम्मीद लेकर आई हूँ। मैं यहाँ से निराश होकर नहीं जाना चाहती। मेरी बेकरी में हर तरह के लोग खाने के लिए आते थे और तो और मेरा पूरा का पूरा स्टाफ भी मेल था, उसमें कोई भी फीमेल नहीं थी। मैंने सोचा कि अगर मैंने इस लड़की को नौकरी दे दी तो फिर मुझे इसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और ये मेरी बेकरी के रूल के खिलाफ भी है। मैं यहाँ पर किसी भी लड़की को नौकरी नहीं देना चाहता था। इतने सारे लड़कों के बीच में एक अकेली लड़की, कहीं इसकी वजह से मेरी बेकरी का नाम बदनाम ना हो जाए। अच्छी खासी मेरी बेकरी बहुत फेमस हो गई है और दिन रात यहाँ पर खूब भीड़ लगी रहती है। इसीलिए मैंने अब तो ढेर सारे फूड आइटम भी अपनी बेकरी में बढ़ा दिए हैं। यही सब सोचकर मैंने उसको नौकरी देने से साफ साफ मना कर दिया था। वैसे तो मुझे उसे काम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मैंने अपनी बेकरी के ये रूल्स खुद ही बनाए थे और मैं ही यहाँ का मालिक था, इसलिए यहाँ पर मेरी ही मर्जी चलती थी। और फिर उस लड़की को यहाँ रखने से कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, बस इसी वजह से मैंने उसे नौकरी नहीं दी। उसने मुझसे फिर से कहा कि सर प्लीज़ देख लीजिए, अगर कोई गुंजाइश हो जाए। मैं बहुत मजबूर हूँ, बहुत ही उम्मीद के साथ यहाँ पर आई हूँ। उसका इतना मायूस चेहरा और इतनी मासूमियत भरी बातें सुनकर मेरा दिल पिघल गया था। मैं कोई बहुत बड़ा रईस आदमी नहीं था, लेकिन हाँ, इस वक्त मेरी कंडीशन पहले से काफ़ी गुना बेहतर हो चुकी थी और मैं कोई बुरा इंसान भी नहीं था, क्योंकि हर मर्द बुरा नहीं होता। मैंने सोच लिया था कि मुझे इसकी मदद करनी ही होगी। मैंने कहा कि ठीक है और तब मैंने उसे अपनी बेकरी के सारे काम के बारे में समझा दिया और बता दिया कि तुम कहाँ पर काम किया करोगी। मैंने उसे कॉफ़ी बनाना, केक की डेकोरेटिंग करना, होम डिलीवरी वाले आइटम की पैकिंग करना,
इन सारे कामों के बारे में बता दिया था। वैसे और काम करने के लिए तो मैंने लोग रखे हुए थे। इस बात से वह बहुत खुश हो गई थी। उसने मुझसे कहा कि सर, आपका बहुत धन्यवाद। मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ। आपने एक मजबूर की मजबूरी को समझा। मैंने कहा कि बार बार अपनी मजबूरी के बारे में मुझसे मत कहो। मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ तो मैंने तुम्हारी मदद कर दी है। फिर मैंने उसे 1 महीने की सैलरी भी एडवांस में ही दे दी थी। मेरे यहाँ काम करने वाले एक लड़के ने मुझसे कहा कि सर, आपने उस लड़की को यहाँ पर नौकरी देकर अच्छा नहीं किया और फिर आपने उसे पहले ही दिन 1 महीने की सैलरी भी एडवांस में ही दे दी है। देखिए सर, कुछ लोग बहुत ही लालची होते हैं। आप देखना कि कहीं ऐसा ना हो कि वो कल काम पर ही ना आए और आपके सारे पैसे लेकर फरार हो जाए। लेकिन वो लड़की अगले दिन काम पर आ गई थी और उसने 1 दिन की भी छुट्टी भी नहीं की थी। वो लगातार काम कर रही थी और वो हमेशा टाइम से आती थी और टाइम से ही अपने घर चली जाती थी। और अब धीरे धीरे उसे मेरे बेकरी में काम करते हुए 1 महीना भी हो गया था। फिर उसका 1 महीना पूरा होते ही उसने मुझे एक बड़ी ही अजीब सी फरमाइश कर दी। उसने मुझसे कहा कि सर, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। तो मैंने उसके एक बार के कहने पर ही उसे कुछ पैसे और दे दिए थे। उसने कहा कि नहीं सर, मुझे इससे भी ज़्यादा पैसे चाहिए। अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे पता चला है कि आपकी शादी नहीं हुई है। अगर आप चाहो तो मैं 1 दिन के लिए आपकी पत्नी बनकर आपके साथ रात गुजार सकती हूँ। मैंने जब उसकी ये बात सुनी तो मेरे तो होश ही उड़ गए थे, क्योंकि उसने बात ही ऐसी कर दी थी। मैंने फ़ौरन ही इधर-उधर देखा कि कहीं इसकी इस बात को किसी ने सुन तो नहीं लिया है और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने ऑफिस के अंदर ले गया। फिर मैंने उसे बहुत ज़्यादा डांट लगाई थी। मैंने उससे कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम ये कैसी बकवास कर रही हो? तुम्हें ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? पैसों के लिए तुम इतनी गिर गई हो कि तुम साफ साफ शब्दों में मुझे ये बात कर रही हो। उसने मुझे अपना नाम पूनम बताया था। उसने बहुत ही ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। वो सलवार कमीज पहने हुए थी और उसके सर पर दुपट्टा भी रखा हुआ था। वो देखने में जवान और बेहद खूबसूरत थी। मेरे डांटने पर वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुई थी। उसके बाद उसने मुझे दोबारा कभी भी कोई गलत बात नहीं कही थी। लेकिन वो अचानक ही एक दिन किचन एरिया से भागते हुए निकली थी। ये देखकर मैं हैरान रह गया था कि आखिर ये क्या मामला है। जब मैं भी किचन में गया तो वहाँ पर स्टाफ के सारे ही लड़के अपने काम में बिजी थे। मैंने उन लड़कों से कहा कि पूनम यहाँ से इस तरह से भागती हुई क्यों निकली है? तुम लोगों ने उसके साथ कुछ किया तो नहीं है? इस पर वहाँ मौजूद लड़के कहने लगे, नहीं नहीं सर, हम में से किसी ने भी उसके साथ कुछ भी नहीं किया। लेकिन मुझे शक था कि जिस तरह से वो डरकर किचन से भागी थी, जरूर कोई ना कोई बात तो थी। अगले दिन जब वो सुबह काम पर आई तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हें कल क्या हो गया था? कल तुम इस तरह से भाग क्यों रही थी? उसने कहा कि आपकी बेकरी में काम करने वाला वो जो एक नौकर है जो सांवले रंग का है, मैं उसका नाम तो नहीं जानती, लेकिन उसने कल मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। मैं समझ गया था कि वो किसकी बात कर रही है। वो मेरी बेकरी में काम करने वाले सांवले रंग के लड़के जिसका नाम अमित था, उसकी बात कर रही थी। मैंने उससे कहा कि तुम्हें पूरा यकीन है इस बात पर? उसने कहा, हाँ सर, मैं एक साइड पर खड़े होकर अपना काम चुपचाप कर रही थी, पर वो बार बार कोई चीज़ उठाने के बहाने आता और आकर मेरे साथ बार बार टकरा जाता था और फिर मुझसे कहता था कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। कल तो उसने हद ही कर दी थी। उसने मेरा हाथ ज़बरदस्ती पकड़ लिया और अपना हाथ मेरी कमर पर भी रख दिया था। इसीलिए मैं बुरी तरह से घबरा गई और फिर मैं वहाँ से भाग गई। मैंने कहा कि तुम्हें उसी टाइम मुझे ये बात बतानी चाहिए थी। तुम्हें इस तरह से भागने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैंने अमित को अपने ऑफिस में बुला लिया और कहा कि तुमने कल जो हरकत पूनम के साथ की है, तुम जैसे लोगों की वजह से औरत इज्जत की रोटी कमाने की बजाय किसी गलत काम की तरफ चली जाती है, क्योंकि उनको ये एहसास होता है कि जहाँ पर तुम्हारे जैसे लोग काम कर रहे हैं, वहाँ हम औरतें कभी महफूज नहीं हैं।
तो फिर हम वही काम कर लेते हैं जिसके लिए अक्सर ये समाज औरतों को मजबूर मानता है। तुम जैसे मर्द ही उन्हें कोठों की तरफ धकेल देते हैं। अमित ने कहा, सर, मैं सच कह रहा हूँ। दरअसल ये खुद मेरे करीब आने की कोशिश कर रही थी। मैंने इसके साथ कुछ भी नहीं किया है। सर, मैं तो आपके साथ पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ और इस लड़की को आए हुए तो अभी सिर्फ 3 महीने ही हुए हैं और आपने उसकी बात मान ली और मेरी बात आप नहीं मान रहे हैं। बात तो अमित की भी मुझे ठीक लगी थी, लेकिन फिर मुझे एक और लड़के ने इशारा किया कि ये लड़का ही गलत है और इसी ने इस लड़की को छेड़ा है। बस फिर मैंने फ़ौरन ही फैसला कर लिया था कि मैं इसे नौकरी से निकाल दूंगा। मैंने अमित से कहा कि मैं तुम्हारा हिसाब फाइनल कर देता हूँ और तुम यहाँ से चले जाओ। फिर वो मेरी बेकरी से चला गया और जाते जाते कहकर गया कि सर, इस लड़की की वजह से आपने मुझे काम से निकाल दिया है। ये लड़की आपको एक दिन अपना असली रूप जरूर दिखाएगी। फिर आपको पता चलेगा कि मैं सही था और ये गलत थी। जाहिर सी बात है, मैंने उसे काम से निकाल दिया था तो वो मेरी इस बात पर तारीफ तो नहीं कर सकता था। इसीलिए वो पूनम का नाम भी बदनाम करते हुए वहाँ से चला गया था। लेकिन शाम को मुझे मेरे हेड शेफ ने कहा कि सर, आपने इस लड़की को यहाँ पर रखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है, क्योंकि आप देखना, इस तरह के मैटर आए दिन यहाँ पर अब होते ही रहेंगे। एक जवान और खूबसूरत लड़की का इतने सारे लड़कों के बीच में अकेले काम करना कोई मजाक की बात नहीं है। और आप ये भी जानते हैं कि यहाँ पर काम करने वाले सारे ही लोग परदेसी हैं और अपनी अपनी पत्नियों से दूर हैं। कोई 4 साल से अपने घर नहीं गया है तो कोई 6 साल से नहीं गया है, तो कोई तो इस शहर में 8 साल पहले आ गया था। ऐसे में एक जवान और खूबसूरत लड़की के साथ काम करेंगे तो फिर कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। मैंने कहा कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या किसी भी मर्द में इतना भी नियंत्रण नहीं होता है कि वो अपनी पत्नी से अगर नहीं मिल पा रहा है तो वो किसी भी औरत पर इस तरह से अपनी नज़र डाल देगा? मेरी बात सुनकर वो आदमी खामोश हो गया था। उसने कहा कि सर, शायद आपने कम मर्दों से मुलाकात की है। आपको अभी पता ही कहाँ है मर्दों की नीयत के बारे में। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे मर्द हैं जिनका सिर्फ अपनी पत्नियों से ही दिल नहीं भरता है, बल्कि वो तो दूसरी औरतों पर भी नज़र रखते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि पत्नी के होते हुए भी दूसरी शादी कर लेते हैं और उनकी पहली पत्नी को कुछ पता ही नहीं चलता है। मैंने कहा कि मर्दों को शादी करने की परमिशन है तो वो इस चीज़ का बहाना ना बनाएं कि हम तो दूसरी शादी सिर्फ गलत काम के लिए ही कर रहे हैं और किसी भी मर्द को अपनी पत्नी को धोखा नहीं देना चाहिए। अगर उसकी दूसरी शादी किसी मजबूरी की वजह से हो जाती है तो उसे सहारा देना, ना कि उस औरत के साथ कोई गलत काम करें। मैंने उसे कहा कि अगर पूनम को काम पर मैंने रखा है तो उसकी हिफाजत भी मैं ही करूँगा। मेरे दिल में अगर पूनम के लिए मोहब्बत भरी फीलिंग नहीं होती तो मैं भी कभी उसे ना तो इस नौकरी पर रखता और ना ही उसके लिए अपने इतने पुराने नौकर को नौकरी से निकाल देता। ये बात तो पक्की थी कि मेरे दिल में पूनम अपनी स्पेशल जगह बना चुकी थी, लेकिन उसके बारे में मुझे अभी तक कुछ भी नहीं पता था कि वो क्या शादीशुदा थी या कुंवारी थी, उसके माता पिता थे या फिर नहीं, उसकी क्या मजबूरी थी यहाँ पर काम करने की, आखिर वो यहाँ पर काम क्यों कर रही थी। मुझे उससे धीरे धीरे सब कुछ पूछना था और अगर वो कुंवारी थी तो फिर मैं उससे शादी करना चाहता था और उसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी भी गुजारना चाहता था। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा था, मुझे नहीं लगता था कि वो शादीशुदा थी, क्योंकि उसे देखकर कहीं से भी ये नहीं लगता था कि वो सुहागन है। वो कम उम्र की थी, उसकी उम्र लगभग 22 साल की होगी और वो कमसिन जवान लड़की थी। जब भी बेकरी में खाने वाले जो भी आइटम बचे जाते थे तो वो उसे पैक करके अपने साथ ले जाया करती थी। एक दिन सुबह सुबह वो अपने घर से मेरे लिए कुछ बना कर लाई थी। पता नहीं उसने किसी से इस बारे में पूछा था या उसने इस बात का आइडिया खुद से ही लगा लिया था, लेकिन जो भी था उसने बिल्कुल ठीक आइडिया लगाया था कि मुझे मीठी चीज़ें बहुत पसंद हैं। वो कहने लगी कि मैं आपके लिए कुछ बना कर लाई हूँ, आप मेरी इतनी मदद करते हो
मैं बदले में आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकती, तो सोचा कि आपके लिए कुछ मीठा ही बना लेती हूँ। मैंने कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया। वो मेरे लिए अपने हाथ से मूंग दाल का हलवा बनाकर लाई थी। मैंने जैसे ही वो हलवा टेस्ट किया तो मैंने उसे कहा कि तुमने तो बहुत अच्छा ही हलवा बनाया है। ये बात मुझे बहुत पसंद आई और तुम्हारे हाथों में तो बड़ा जादू है। मैंने कहा कि ये हलवा तुम मेरी बेकरी पर भी बनाना शुरू कर दो। इसके लिए मैं तुम्हें अलग से पैसे दूंगा। मैंने उसको अच्छे पैसों पर रखा हुआ था और अलग से भी उसे मैं पैसे दे दिया करता था और बेकरी में आने वाले काफ़ी कस्टमर भी उसे खुश होकर टिप वगैरह दे दिया करते थे। साथ ही बेकरी का बचा हुआ आइटम भी वो अपने घर ले जाती थी। लेकिन फिर भी वो हमेशा उदास और परेशान सी रहती थी और उसकी परेशानी मुझे अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन मैंने उससे पूछ लिया कि आखिर क्या बात है, तुम इतना परेशान क्यों रहती हो? तो उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। उसने कहा कि आप क्या करोगे मेरी कहानी सुनकर? अब इंसान बार बार तो नहीं पूछ सकता है और रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकता, वरना सामने वाला सोचेगा कि पता नहीं ये क्यों मेरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं। इसीलिए मैंने उसे दोबारा कोई सवाल नहीं किया। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। इतनी तेज बारिश थी कि कोई भी बेकरी की तरफ आने वाला नहीं था और जगह जगह पानी भी भर गया था। बस गाड़ी में बैठकर कुछ एक कस्टमर ही आए हुए थे, लेकिन फिर वो लोग भी शाम ढलते ढलते चले गए थे। अभी बेकरी को बंद होने में 1 घंटे का टाइम रह गया था। मैंने सबको छुट्टी दे दी थी। मैंने कहा कि आप सब अपने अपने घर के लिए चले जाओ। बहुत टाइम बाद बारिश हुई थी, कुछ पता नहीं कि कहीं ज़्यादा बारिश ना पड़ जाए। अब लोग धीरे धीरे अपना सामान उठाकर जाने लगे थे। पूनम भी जा रही थी। मैं उसे दरवाजे से बाहर जाते हुए देख रहा था और फिर मैं खुद बेकरी में अपने ऑफिस में आकर बैठ गया था। मैंने सोचा कि आज मैं थोड़ा हिसाब किताब कर लेता हूँ। 1 घंटे के बाद मुझे भी घर जाना था, लेकिन ये देखकर मैं हैरान रह गया था कि पूनम वापस आ गई थी। मुझे लगा कि शायद वो अपना कोई सामान यहाँ पर भूल गई होगी, लेकिन मेरे ऑफिस में आकर उसने तुरंत ही दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने उससे कहा, क्या बात है पूनम? जबकि मुझे थोड़ा आइडिया हो गया था कि वो क्या चाहती है। उसने कहा कि सर, मुझे दरअसल कुछ पैसों की सख्त ज़रूरत है। मैंने सुना है कि आपकी पत्नी भी नहीं है और आपकी शादी भी नहीं हुई है अभी। मैंने कहा कि ये तुम्हें किसने बताया? तो वो कहने लगी कि लोग आपस में बातें कर रहे थे, तो बस मैंने वहीं सुन लिया था। अगर आप कहोगे तो मैं वो काम कर सकती हूँ जो एक पत्नी अपने पति के लिए करती है। एक दिन के लिए मैं आपकी पत्नी भी बन सकती हूँ। मुझे पता है कि आप मेरी इस बात से नाराज़ हो जाओगे, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ। मुझे पैसों की ज़रूरत है, इसीलिए आप मुझे थोड़े से पैसे दे दो। इसके बदले में मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। मैं उसे देखकर हैरान हो रहा था, क्योंकि इससे पहले जब उसने ये बात कही थी तो मैंने उसे बहुत डांटा था। मैं जिस लड़की से शादी करना चाहता था वो मुझे इस तरह के ऑफर दे रही थी, वो भी रात के टाइम पर, जब इस बेकरी में सिवाय मेरे और उसके कोई भी नहीं था। जब कोई मर्द अपनी पसंद की लड़की के मुंह से इस तरह की बात सुनता है तो वो क्या सोचता है? जाहिर सी बात है कि वो यही सोचेगा कि लड़की तो ठीक नहीं है, लेकिन वो शक्ल से ही बहुत ज़्यादा मजबूर लग रही थी। आखिर उसकी ऐसी भी क्या मजबूरी थी? अब तो मेरा दिमाग घूम गया था। जब खुद ही फल मेरी गोद में गिरने को तैयार था, तो फिर मैं क्यों पीछे हटता? मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे बेकरी में बने हुए एक रूम में ले गया। मैंने कहा, अच्छा, तो तुम्हें पैसे चाहिए ना? उसने कहा कि हाँ, लेकिन तभी उसकी आंखों में आंसू भी आ चुके थे। मैंने उसे कहा कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए? 1 दिन के लिए तो तुम मेरी पत्नी बनना चाहती हो। अगर मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए अपनी पत्नी बनाना चाहूँ तो फिर चलेगा, लेकिन तुम्हें इसके पैसे बहुत मिलेंगे। पहले तो उसने कहा कि हाँ, लेकिन मेरी माँ बीमार है, वो बहुत ज़्यादा बीमार है। उसने हाँ तो कह दिया था, लेकिन जैसे ही मैंने उसकी तरफ नज़र भरकर देखने की कोशिश की, तो वो फूट फूट कर रोने लगी और ज़मीन पर बैठ गई थी। उसने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया और वो मुझसे माफ़ी मांगने लगी। वो कहने लगी कि मुझे जाने दो,
प्लीज़ सर, मुझे जाने दो, मैं ये काम नहीं कर सकती। मैं एक पल को कमज़ोर पड़ गई थी, लेकिन नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं भी पीछे हट गया था। दरअसल मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। मैं उसकी फीलिंग्स को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था और उसका कॉन्फिडेंस जाग गया था। मैंने कहा कि तुम मुझे ये बताओगी कि तुम्हारी ऐसी कौन सी मजबूरी है कि तुम ये सब करने को तैयार हो गई हो, और भगवान के लिए मुझसे अब झूठ मत बोलना। उसने कहा कि मैं आपसे कोई झूठ नहीं बोलूँगी। आप मेरे साथ चलो, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस हद तक मजबूर हूँ। मैंने अपनी गाड़ी निकाली और उससे कहा कि ठीक है चलो मेरे साथ। हम दोनों गाड़ी में बैठ गए थे और अब वो मुझे रास्ता बताती जा रही थी और हम चलते जा रहे थे। रास्ता बहुत दूर तक जा रहा था। हम लोग आबादी से काफ़ी दूर आ गए थे। मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि मैं एक बेकरी का मालिक हूँ और ये लड़की मेरे पास आती है और कहती है कि मुझे काम चाहिए, और फिर अपनी अदाओं से मुझे लुभाने की कोशिश करती है। फिर मुझे गलत काम करने का ऑफ़र भी देती है और अब कह रही है कि मैं आपको अपने साथ लेकर चलती हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब कुछ प्लान के मुताबिक कर रही है और मुझे अपने किसी जाल में फंसाना चाहती है। अब ये जहाँ मुझे ले जा रही थी, कहीं वहाँ पर मुझसे ये सब कुछ छीन ना ले। मेरी गाड़ी भी मुझसे ले ले। मेरी जेब में कुछ पैसे भी थे। मेरे पास 2 महँगे-महँगे मोबाइल भी थे। वो सब कुछ अगर इसने मुझसे छीन लिया तो क्या होगा? यहाँ पर तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। आज तो बारिश का दिन था। इतने दिन तक उसने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी। लेकिन उसे आज ही ये सब कुछ क्यों याद आ रहा था? क्योंकि बारिश में तो कोई भी बाहर नहीं निकलता। अब मेरे दिमाग में हजार तरह की बातें आ रही थीं। अचानक से उसने कहा कि वो सामने वाली गली में पहले घर के सामने गाड़ी रोक दें। ये घर मुझे बहुत देखने में छोटा सा लग रहा था। ऐसा लगता था कि घर की दीवारें तो पक्की हैं, लेकिन शायद ऊपर से छत कच्ची बनी हुई है। वो भी मेरे साथ गाड़ी से उतर गई और फिर हम लोग घर के अंदर चले गए। घर की हालत देखकर मुझे ये आइडिया हो रहा था कि यहाँ पर गरीबी का राज है। इस घर में कुछ भी नहीं था। सामने ही एक टूटी सी छोटी गाड़ी पड़ी हुई थी। मैं समझ गया था कि ये लड़की शादीशुदा है और इसका बच्चा भी है, लेकिन जब भी वो काम पर आती थी तो वो अपने बच्चे को साथ नहीं लाती थी। शायद वो अपने बच्चे को घर पर छोड़कर ही जाती थी। बच्चे की गाड़ी तो पड़ी थी, मगर बच्चा मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। वहाँ बहुत सी ऐसी चीज़ें थीं जिन पर बहुत सारी धूल जमी हुई थी। मुझे लगा कि हो सकता है बच्चा कमरे में हो। वो मुझे कमरे में ले गई, लेकिन सामने का नज़ारा देखकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि उस कमरे के अंदर बिस्तर पर एक आदमी पड़ा हुआ था जिसका आधा शरीर लाचार हो चुका था, लेकिन वो जाग रहा था और कुछ अजीब अजीब से इशारे करते हुए पूनम से पूछने लगा कि ये कौन है। पूनम ने उसे इशारे से सब बताया कि ये मेरे सर हैं, जहाँ पर मैं काम करती हूँ, और ये वहाँ के मालिक हैं। फिर उसने उस आदमी पर ब्लैंकेट डाल दिया और उसे पानी पिलाने लग गई। उसके बाद उसने उन्हें दवाई खिलाई थी। फिर उसने मुझसे कहा कि सर, आप मेरे साथ बाहर आकर बैठ जाओ। मैं उसके कमरे से बाहर आ गया था। यहाँ पर एक कमरा और था और बाहर सिर्फ छोटा सा आंगन बना हुआ था। आंगन तो मैं बस समझाने के लिए ही कह रहा हूँ। वो तो बस एक छोटी सी खाली जगह थी। मैं वहीं कुर्सी पर बैठकर सोचने लग गया कि घर में बच्चे की गाड़ी तो दिख रही है, लेकिन बच्चा मुझे अभी तक कहीं भी नज़र नहीं आया था। फिर पूनम तुरंत ही बाहर आ गई थी, पर एक छोटे से स्टूल पर मेरे सामने आकर बैठ गई। उसने मुझसे कहा कि आपको मेरा ये घर कैसा लगा? मैंने उसे कहा कि तुम्हारा घर बहुत अच्छा है। फिर उसने मुझे बताया कि अंदर जो आदमी लेटा हुआ है ना, वो मेरा पति है। ये सुनकर तो जो मेरे हाथ में एक उम्मीद थी, वो पूरी तरह से चकनाचूर हो गई थी, क्योंकि मैं तो उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था और ये तो पहले से ही शादीशुदा निकली थी। उसने कहा कि मेरा पति बीमार है और मैं उसी के इलाज के लिए पैसे जमा करती हूँ। मैंने कहा कि हाँ, ये तो मैंने देख लिया है कि तुम सच में बहुत मजबूर हो। क्या हुआ तुम्हारे पति को, जो उनकी ऐसी हालत हो गई है? इस पर पूनम ने कहा कि मुझे नहीं पता कि उसे क्या हुआ था,
मैंने कहा कि तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है? तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारे पति के साथ आखिर हुआ क्या था? उसने कहा कि जब मेरी उससे शादी हुई थी, तब भी वो ऐसा ही था। मैंने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी शादी ऐसे इंसान के साथ करवा दी गई थी, जिसे पैरालाइज था। आखिर किसने तुम्हारी शादी इसके साथ करवाई? और तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए हैं? पूनम ने बताया कि मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं। पहले सिर्फ उसके एक हाथ में पैरालाइज था। उसके साथ मेरी ज़िंदगी बहुत बुरी गुजर रही थी, क्योंकि वो एक हाथ से लाचार हो गया था, लेकिन उसका दूसरा हाथ ठीक था। वो मुझे अपने उस दूसरे हाथ से बहुत मारता पीटता भी था। हमारी औलाद भी दी थी, लेकिन वो भी दुनिया से चली गई। मेरा बेटा तकरीबन 2.5 साल का था। मेरा बेटा बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था। उसे निमोनिया हो गया था और वो बुखार से तड़प रहा था। और फिर वो भी एक दिन इस दुनिया से चला गया, क्योंकि उसका यहाँ पर ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं था। मैं तो लोगों के घर में काम करने के लिए जाती थी। मैंने कहा कि तुम्हारी शादी इस इंसान के साथ फिर किसने करवाई थी? तो उसने कहा कि मेरे चाचा चाची ने मुझे इसके हाथों बेच दिया था, क्योंकि मेरे चाचा चाची बहुत लालची लोग थे। मेरे माँ बाप का देहांत तो मेरे पैदा होने के कुछ सालों के बाद ही हो गया था, और तब से मुझे मेरे चाचा चाची ने ही पाला था, और उन्होंने ही मेरे साथ ऐसा किया। ये आदमी मुझसे उम्र में बहुत बड़ा है, और उसने मेरी खूबसूरती देखते हुए मुझे मेरे चाचा चाची से खरीद लिया था। मैं तो जिस दिन से पैदा हुई हूँ, अत्याचार बर्दाश्त करती ही आ रही हूँ। ये अभी भी मुझ पर हाथ उठाता है। मैंने कहा कि अभी भी ये तुम पर हाथ कैसे उठा सकता है? ये तो बीमार है। उसने कहा कि अब इसका पैरालाइज बढ़ गया है, और इसकी टांग पर भी पैरालाइज का असर हो गया है। इसे कानों से सुनाई नहीं देता, ये बोल भी नहीं पा रहा, लेकिन एक हाथ इसका अभी भी चलता है। उसने एक डंडा अपने पास रखा हुआ है, जो उसके बेड के पास ही रखा रहता है, और उसे अपने हाथ की उंगलियों में पकड़कर जब वो गुस्से में होता है तो इशारे से मुझे बुलाता है। मैं उसके सामने बैठ जाती हूँ, और वो डंडे के साथ मुझे मारना पीटना शुरू कर देता है। तभी तो मैं ये ढीले ढाले कपड़े पहनती हूँ, ताकि मेरे शरीर पर जो जख्म के निशान हैं वो किसी और को ना दिख जाएं। अगर कोई मेरे जख्म गिनने बैठ गया तो उसे सुबह हो जाएगी। यह आदमी मुझ पर बहुत अत्याचार करता है। उसकी ये बातें सुनकर तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने कहा कि फिर भी तुम इस घटिया इंसान का इतना ख्याल रख रही हो, तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देती? और तुम उसके लिए पैसा भी कमाती हो, और इस आदमी के लिए तुम मेरे साथ भी रात गुजारने के लिए तैयार हो गई थी। अरे तुम इसको मार क्यों नहीं देती हो? ऐसे लोगों को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है, जो औरत को कुछ भी नहीं समझते। वो भी एक ऐसी औरत को जो एक घटिया मर्द के लिए अपनी मेहनत से पैसा कमाती है और उसका इतना ख्याल रखती है। उसकी बातें सुनकर मुझे तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था। शायद मैं खुद भी कभी ऐसा नहीं करता, लेकिन गुस्से में मैं उसको इस तरह की एडवाइस देने लगा था। उसने कहा कि मैं क्या करूं? ये जैसा भी है, पर मेरा तो ये पति है, और मैं अपना सुहाग खुद से नहीं उजाड़ सकती। जब तक इसकी सांसें चल रही हैं, मैं इसकी पत्नी हूँ। मेरी ज़िंदगी में शामिल होने वाले लोगों ने मिलकर मेरे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन मैं बुरी इंसान नहीं हूँ। ये मेरे साथ इसीलिए बुरा कर रहा है, क्योंकि ये मुझे भी बहुत बुरा बनाना चाहता है। ये सब तो जाएंगे ही एक दिन नरक में, और इनसे सवाल भी ज़रूर किया जाएगा। इनको सज़ा भी ज़रूर मिलेगी। लेकिन अगर मैं उनके साथ कुछ बुरा करूँगी, तो फिर मुझे भी सज़ा मिलेगी। फिर मेरे साथ बुरा करने वाले लोगों में और मुझ में क्या फ़र्क रह जाएगा? ये इस दुनिया में जीत जाएंगे, लेकिन भगवान के यहाँ पर जाकर तो मेरी ही जीत होगी, और ये सारे के सारे हार जाएंगे। मैंने कहा कि तुम इसका इलाज क्यों करवाना चाहती हो? तो वो कहने लगी कि अगर ये मर गया तो लोग इसकी मौत का इल्ज़ाम मुझ पर ही लगाएंगे, लेकिन अगर ये अपनी मौत पर खुद गया, तब भी मुझे ही सब बुरा कहेंगे कि मैंने अपने पति को मार डाला। क्योंकि जब मैं लोगों को बताती हूँ कि मेरा पति ऐसी हालत में है और मुझे मारता है, फिर भी मैं उसके लिए सब कुछ कर रही हूँ, तो लोगों को इस बात पर यकीन नहीं आता। यहाँ आस-पास के लोग कहते हैं कि अपने बीमार पति को छोड़कर बाहर घूमने के लिए जाती है।
या फिर धंधा करती है या गलत तरीके से पैसा कमाती है। वरना इतनी खूबसूरत लड़की हो और उसका पति ऐसे बीमार होकर बिस्तर पर पड़ा हुआ हो और उसे मारता भी हो, फिर ये उसके लिए इतनी मेहनत क्यों करेगी? आखिर मैं किस किस को जवाब दूँ? इसीलिए अब तो मैं बहुत तंग आ गई थी। इसलिए सोचा कि इल्ज़ाम तो मुझ पर वैसे भी आना था, तो फिर मैं कुछ गलत ही कर लेती हूँ। तभी आपको मैंने वो सब कुछ कह दिया था। मुझे माफ़ कर दो। मैं वो सब कुछ नहीं करना चाहती। मैं बहुत इज़्ज़तदार लड़की हूँ। मैं बेबस हो गई थी और परेशान हो गई थी। मुझे अपने बेटे की बहुत याद आती है। मैंने उसका नाम सोहन रखा था। सिर्फ़ इस इंसान की वजह से वो मुझसे दूर चला गया। वो बहुत बीमार हो गया, तो मैं उसके इलाज के लिए पैसों का इंतज़ाम करने गई हुई थी। लेकिन जब घर वापस आई, तो मेरे पति ने मुझे इतनी ज़ोर से मारा था कि मैं बेहोश हो गई। और फिर जब मेरी आँख खुली, तो मेरे बेटे की आँखें बंद हो चुकी थीं और वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। मैंने पूनम की बात सुनने के बाद उसके हाथ पर अपने दोनों मोबाइल और मेरे पैसे, जो भी उस वक्त मेरे पास थे, वो उसे दे दिए और उससे कहा कि ये मोबाइल बेच देना और इन पैसों का इस्तेमाल कर लेना और नौकरी पर भी आना। मैं चलता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारे पति को कुछ कहना चाहता हूँ। तुम इसको बाद में सब कुछ बता देना। मैं उसके पास गया और मैंने उसके पति से कहा कि तुम कैसे इंसान हो? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी पत्नी तुम्हारा कितना ख़्याल रख रही है और तुम हो कि इसको नुकसान पहुँचाते हो। अगर एक दिन तुम उसके साथ अच्छा सलूक कर लोगे, तो ना तो अपने कदमों पर खड़े हो जाओगे। शायद वो मुझे हैरान होकर देख रहा था, क्योंकि उसे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था कि मैं उससे क्या बोल रहा हूँ। मैं वहाँ से निकल आया था। मेरी भी आँखों में आँसू आ गए थे। अब मुझे समझ आ रहा था कि उसने क्यों अपने बेटे का सामान वहाँ पर रखा हुआ था, क्योंकि उसे अपने बेटे की बहुत याद आती थी और हर चीज़ों पर जितनी धूल मिट्टी पड़ी हुई थी, उसका मतलब यही था कि जिसका सामान है वो बेचारा तो इस दुनिया में नहीं था। मैं वहाँ से चला आया था। मैं गाड़ी में बैठकर सोच रहा था कि दुनिया इतनी बुरी है कि लोगों ने एक तरफ औरत को इतना बुरा बनाया हुआ है कि अगर वो अच्छा भी करे तो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, ये अच्छी नहीं हो सकती, और वहीं दूसरी तरफ मर्द को ऐसा बनाया है कि मर्द औरत के कहने पर गलत काम करने के लिए इनकार कर ही नहीं सकता। लेकिन मैं तो पूनम को इनकार कर चुका था, वरना ऑफिस में कोई भी नहीं था और बारिश भी हो रही थी। और पूनम ने तो मुझे खुद कहा था कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं इनकार करके ये साबित कर चुका था कि अगर मर्द पवित्र है और पाप करने का कोई इरादा नहीं रखता है, तो फिर उसे खूबसूरत से खूबसूरत लड़की भी बहका नहीं सकती है। और वो भी इस पाप से बच गई थी। पूनम काम पर आती थी तो मैं उससे कोई बात नहीं करता था। वो भी अपने काम में बिजी रहती थी, क्योंकि मुझे सच में उससे बहुत हमदर्दी हो गई थी और मोहब्बत अभी भी थी। लेकिन मैंने उसे अपने दिल में कहीं छुपा लिया था। मुझे नहीं लगता था कि वो कभी भी मुझसे शादी करेगी, क्योंकि वो अपने पति को नहीं छोड़ सकती थी। अगर वो अपने पति को छोड़ने वाली होती, तो अभी तक तो छोड़ चुकी होती। मैंने पूनम को अपने दिल के किसी कोने में दबा कर रख दिया था, जहाँ पर वो हमेशा के लिए रहने वाली थी। लेकिन मैं उसके सामने कुछ जाहिर नहीं करना चाहता था कि मैं उससे प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं जानता था कि वो मेरी कभी भी नहीं हो पाएगी। दिन इसी तरह से गुजरते जा रहे हैं, तो मैंने उससे ये भी नहीं पूछा था कि तुम्हारे पति का बिहेवियर अब तुम्हारे साथ बेहतर हुआ है या नहीं। क्या वो अभी भी तुम्हें मारता पीटता है और तुम खामोशी से मार खाती रहती हो? लेकिन एक दिन मैं उसे देखकर हैरान रह गया था, क्योंकि आज वो बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी और बहुत खूबसूरत भी लग रही थी। वो मेरे ऑफिस में आई और कहने लगी, सर, मेरे पास आपके लिए कुछ है। मुझे लगा कि शायद फिर से वो मेरे लिए कुछ खाना बनाकर लाई होगी, लेकिन इतने दिनों तक तो वो मुझसे दूर दूर रही थी और मुझे इग्नोर भी कर रही थी। फिर अचानक से उसे मेरा ख्याल कैसे आ गया था। मैं उसके साथ इस तरह से पेश आ रहा था कि जैसे सब कुछ नॉर्मल है और मेरे अंदर कुछ भी नहीं चल रहा है। मैंने कहा कि हाँ बताओ, क्या लाई हो तुम? पूनम
तो उसने मेरे सामने मेरे दोनों मोबाइल मेरे टेबल के ऊपर रख दिए। तो मैंने उससे कहा कि तुमने अभी तक इनको बेचकर इस्तेमाल नहीं किया? तो वो कहने लगी कि नहीं सर, मुझे इन्हें बेचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। दरअसल मेरा पति इस दुनिया से चला गया है। मैं उसकी इस बात पर चौंक गया था। मैंने कहा कि ये सब कैसे हुआ? उसने कहा कि उस दिन के 2 हफ्ते के बाद ही एक रात को उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। उसके मरने के बाद लोगों ने मुझे बहुत बुरी-बुरी बातें सुनाई, लेकिन मैंने उनकी बातें सुन ली, क्योंकि मुझे पता था कि अब ये लोगों की आखिरी बातें हैं। आगे मुझे कोई भी कुछ नहीं कहेगा। अब मैं बिल्कुल अकेली रहती हूँ। मैंने कहा इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया ही नहीं। उसने कहा कि मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया था, और आज मैं आपको इसलिए सब कुछ बता रही हूँ क्योंकि बहुत जल्दी ही मेरी शादी होने जा रही है, और वो भी बहुत अच्छे इंसान के साथ। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैं हैरान रह गया था कि वो अपने पति के मरते ही इतनी जल्दी शादी कर रही है। अगर उसका पति दुनिया से चला गया तो वो मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती? मुझे बताती तो मैं उससे कहता कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन मुझे इस बात का बहुत अफ़सोस हुआ था। उसने मुझे आखिरी वक्त पर बताया था कि अगले महीने की पहली तारीख को मेरी शादी है और आपको ज़रूर आना है। मैं बहुत परेशान था। अगले महीने की पहली तारीख तो 10 दिन के बाद ही आ गई थी। उस दिन मैंने बेकरी के सारे लोगों को छुट्टी दे दी थी और मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। मुझे पता था कि आज वो किसी और की हो जाएगी। अब मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैंने ये मौका भी अपने हाथ से गंवा दिया था। वैसे भी उसके पति को किसी न किसी दिन तो मरना ही था। मैं ही उससे इस बारे में बात कर लेता तो वो मुझसे शादी करने से कभी इनकार नहीं करती। लेकिन वो इतनी खूबसूरत थी, उसे तो कोई भी आसानी से अच्छा लड़का मिल गया होगा। उसे तो कोई भी मिल सकता था। मेरा दिल टूट चुका था। अचानक मुझे हलचल की आवाज़ सुनाई दी और कोई अंदर दाखिल हुआ, तो मैंने सामने देखा। तभी मैं हैरान रह गया था। अभी सामने कोई और नहीं बल्कि पूनम खड़ी हुई थी और वो दुल्हन बनी हुई थी। मैंने उसे कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या हुआ? क्या कोई परेशानी हो गई है? सब कुछ ठीक तो है ना? और तुम्हारा पति कहाँ है? तुम दुल्हन बनकर यहाँ क्यों आई हो? वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि मेरा दूल्हा और मेरा होने वाला पति तो मेरे सामने ही खड़ा हुआ है। मैंने कहा कि क्या मतलब है तुम्हारा? और अचानक से मैं समझ गया था कि वो मुझसे क्या कहने जा रही है। उसने कहा कि मैं आपसे ही शादी करना चाहती हूँ। आप ही वो इंसान हो जिसने मेरी मदद की और मेरी मजबूरियों को समझा। मुझ पर कभी बुरी नज़र नहीं डाली। मैं आपके अलावा और किसी से शादी नहीं कर सकती और मुझे आपसे अच्छा पति मिल ही नहीं सकता। जब उसने मुझसे ये बात कही तो मैं बता नहीं सकता कि उस टाइम मुझे कितनी खुशी हो रही थी। मैं हक्का-बक्का था। उसे देख रहा था और खुशी से पूरी तरह से हैरान हो गया था। मैंने उसे गले से लगा लिया और हम लोगों ने उसी दिन शादी कर ली थी। वो मेरी पत्नी बन गई थी और हम दोनों हँसी-खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उसने मेरे घर को स्वर्ग बना दिया है। वो मेरे घर को अच्छी तरह से सँभालती है और अब तो वो मेरे बच्चे की माँ भी बनने वाली है। फिर जब 9 महीने पूरे हो गए तो उसने एक बेटे को जन्म दिया। वो कहती है कि ये मेरा वही बेटा है जो मुझे छोड़कर चला गया था। अब वापस मेरी ज़िंदगी में आ गया है। मैं इसका नाम सोहन ही रखूँगी। मैं भी उसे कहता हूँ कि हाँ, तुम इसका नाम सोहन ही रखना क्योंकि ये बहुत प्यारा नाम है और तुम यही समझना कि ये तुम्हारा वही बेटा है, तो दोबारा से वापस आ गया है। तुम्हें तुम्हारा बेटा सोहन लौटकर मिल गया है। उसने मेरे घर को स्वर्ग बना दिया। उसके कदमों से मेरी बेकरी इतनी ज़्यादा अच्छी चल निकली थी कि अब मैंने 2 और बेकरियाँ खोली हैं। अब मैं बहुत खुश हूँ और मुझे पूनम के रूप में एक बहुत खूबसूरत और अच्छी लाइफ पार्टनर मिल गई है, क्योंकि मैंने कभी उसका फ़ायदा नहीं उठाया था। अगर मैं उस वक्त उसकी मजबूरी का गलत फ़ायदा उठा लेता तो शायद आज मैं बर्बाद हो चुका होता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया था। मैंने हमेशा उसकी मदद की और फिर वही मेरे लिए सब्र का फल बनकर मेरी ज़िंदगी में आ गई थी। पूनम की ज़िंदगी में भी एक सुकून था
क्योंकि जब वो अपने चाचा चाची के पास थी तो उन लोगों ने भी उस पर बहुत अत्याचार किए थे और शादी के बाद तो उसके पति ने भी उसकी ज़िंदगी को दुश्वार कर दिया था। मेरे घर में वो बहुत सुकून से रहती है और मेरे साथ बहुत खुश है और उसे भी यही लगता है कि मेरी ज़िंदगी में आने के बाद उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई है। किस्मत ने हम दोनों को किस तरह से मिलाया है और हमारी सच्ची मोहब्बत को पूरा कर दिया। अब पूनम मेरी पत्नी है और मैं अब एक बेटे का पिता भी बन गया हूँ। वो मेरी मनपसंद औरत है और एक मर्द को जो खुशी अपनी पसंद की औरत से मिलती है वो कहीं से भी नहीं मिल सकती। मेरा बेटा भी उसी की तरह बहुत प्यारा है। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे पूनम जैसी पत्नी मिली। वो मेरे लिए सबसे स्पेशल है। उसके होने से मेरी ज़िंदगी में बहार आ गई है और मेरी ज़िंदगी अपनी छोटी सी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से गुजर रही है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें।